वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है, पता नहीं क्यों पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन ये, पर फिर भी हाँ जी, आइडिया कोई हो गया? ठीक है, तीसरा चार्ज चला हुआ अप्रैल 2023 से है ही, इस तरह से लिखा हुआ है ना। ठीक है, ये नहीं कि अप्रैल 2023 में कौन थे, उस टाइम से यही है। शिव प्रताप शुक्ल, राजेंद्र आर के, कलराज मिश्र, ये सब रहे हैं। ठीक है, मगर अभी तो शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट, विच हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द सतलुज रिवर? सतलुज नदी पर कौन सा जल विद्युत परियोजना स्थित है? नाथपा झाकड़ी, भाखड़ा नंगल किस पे है? तो कोल डैम किस पे है? भाखड़ा भी सतलुज पे ही है, कोल डैम भी सतलुज पे ही है, नाथपा झाकड़ी भी सतलुज पे ही है। तो आंसर क्या होगा फिर? आंसर शुड बी मेरा, बट क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है? नहीं तो लिखा ही नहीं है कहीं। ये है बीएड के हाल, ये एचपी यूनिवर्सिटी रहते हैं। पहले तो क्वेश्चन बड़े बड़े ऐसे डाले हुए उन्होंने, और ऊपर से क्वेश्चन को गलती फ्रेम कर दिया। ठीक है, चलो किरण जी देख लो आपकी यूनिवर्सिटी के क्या हाल है। हाँ जी सर। ये मिस्टेक नहीं, ये ब्लंडर है। एक तो इतने इजी क्वेश्चन डालने हैं और ऊपर से फिर इतना वो कर देनी है, मतलब आप इस क्वेश्चन को फिर स्क्रैप करना पड़ेगा उनको। तो ये वैसे तो समझने वाले समझ गए होंगे तो बच्चे मेरा कर देंगे, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हिस्ट्री का। यहाँ पे राजा संसार चंद के शासनकाल के दौरान मनकू को निम्नलिखित चित्रकला शैली के महान चित्रकार माना जाता है। मनकू कौन था? पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, चंबा पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, बशोली पेंटिंग। अब मनकू, नैनसुख सुने होंगे नाम आपने, किन्हीं सुने हैं? यस सर। देखो छज्जू रांझू हरकू, ये थे चंबा पेंटिंग के। ये राजा राज सिंह के टाइम पे है ना, राजा संसार चंद का ही समकालीन था चंबा का राजा राज सिंह, उसके पेंटर थे गुलेर के, मगर उसके लिए काम करते थे चंबा में छज्जू रांझू हरकू। बट ये छज्जू रांझू हरकू नहीं है, ये मनकू है। ठीक है, ये मनकू है। और मनकू और नैनसुख कौन थे? वो राजा संसार चंद के थे। ठीक है, तो कौन सी पेंटिंग होगी ये? कांगड़ा पेंटिंग या पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग? मनकू इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मास्टर्स। ठीक है, अब मास्टर्स किस पे थे वो बोलते हैं, शायद ये हुआ था डिस्कशन, मेरे को ये वर्ड याद नहीं आ रहा। और मिनिएचर पेंटिंग होती है छोटी, जैसे छोटे छोटे वो फ्रेम में जो की जाती है। ठीक है, छोटे फ्रेम से की जाती है ना पहाड़ी, सॉरी मिनिएचर पेंटिंग उसको बोलते हैं, जो छोटे फ्रेम्स में की जाती है। और जो बड़े उस पे की जाती है, जैसे पेंटिंग बड़ी दीवार पे, पूरा दीवार को ही कलर करके वो करना, उसको कुछ और बोलते हैं, बट उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। बहुत फेमस नाम होता है उसका भी। ठीक है, चलो इसका तो सर वैसे ए या सी? कांगड़ा पेंटिंग। तो कांगड़ा भी लग सकता है, हो सकता है पहाड़ी भी मिनिएचर पेंटिंग भी कर सकते हैं। अभी आंसर की में लगेगा, पता क्या देते हैं। वैसे तो ये कांगड़ा पेंटिंग होना चाहिए। ठीक है, पर था तो वो मिनिएचर का ही, तो इन्होंने ऑप्शन में मिनिएचर भी लिख दिया। चलिए, वैसे तो ये कांगड़ा पेंटिंग सही है। वह नदी हिमाचल के किस जिले से बहती है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है स्वां रिवर के लिए? ऊना डिस्ट्रिक्ट। और देखिए, ये हिमाचल प्रदेश का, इसको शौक भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश के लिए सौरव भी है ये, क्योंकि ये बाढ़ वगैरह भी आती है इस नदी की वजह से इस एरिया में, ऊना में।
और किसकी सहायक नदी है ये? अनंतपुर साहिब के पास मिलती है ये बड़ी रिवर के साथ। हाँ जी, सतलुज के साथ। स्वां रिवर सतलुज की सहायक है, ऊना जिले में बहती है और सोर ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है इसको। मैरिज, हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक विनिमय द्वारा विवाह किया जाता है, ये जाना जाता है। इंटर फैमिलियल एक्सचेंज क्या होता है वो? बट्टा सट्टा, बट्टा सट्टा होता है ये। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है ज्यादा? कौन से ट्राइबल पीपल करते हैं इसको? गद्दी गद्दी ट्राइब। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? चंबा। चंबा। ठीक है, तो देखिए ओरिजिनली तो ये ट्राइबल जो गद्दी लोग हैं वो करते थे और आज भी करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि आज भी मैंने बहुत देखे कांगड़ा में ऐसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे गद्दी जो है वो कांगड़ा में बस चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी की थी शायद ये डिस्कशन। तो सारे जो हैं, क्योंकि आपको पता है वो कांगड़ा में उनका नजदीक लगता है उनको, तो वो आ गए हैं और वहां पे वो बसे हुए हैं। ठीक है, पर उनके जितने भी वहां पे आसपास के जितने भी लोग मैंने देखे अपने घर के आसपास, वो आज भी उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। हालांकि कम हो गए हैं बट करते हैं। ठीक है, और ये बट्टा सट्टा क्या होता है एक्चुअल में? मैं मतलब वो जिस घर में वो बेटी जाएगी उस घर की उसकी बेटी की शादी कर लेंगे, है ना, एक दूसरे की एक्सचेंज, वो एक्सचेंज होता है ये। वैसे तो नॉर्मली भी। नेक्स्ट है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चंबा। नंबर ऑफ अनइनहैबिटेड विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। ये क्वेश्चन सेंसस का पूछा हुआ है। अनइनहैबिटेड 2011 जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बिना बसे कितने गांव थे? अभी मेरे हिसाब से तो ऑप्शन गलत है ये। ठीक है, धामी मूवमेंट के लीडर कौन थे? भागमल सोठा। कब हुआ था धामी गोलीकांड? 1913। वैसे देखिए तो धामी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश, भागमल सोठा। और भागमल सोठा जो है इनको गिरफ्तार किया गया था घनाहट्टी के पास राणा दलीप सिंह के ऑर्डर पे। ठीक है, और फिर गोलियां भी चला दी गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि ये 16 जुलाई 1939 को ही हुआ था। और धामी मूवमेंट को करने के लिए 3 डिमांड्स थी मेनली इनकी। एक तो था कि आप धामी प्रजामंडल को जो है रिकॉग्नाइज करिए, ठीक है, टैक्सेस को घटाइए और बेगार प्रथा को खत्म करिए। ठीक है, तो इसके लिए था ये। चलिए नेक्स्ट है द रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? इनको नाइटहुड की उपाधि मिली 1908 में। इन्होंने भूरी सिंह म्यूजियम बनाया। ठीक है, और 1910 में इन्होंने साल नदी के ऊपर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जिससे चंबा शहर को बिजली प्राप्त हुई थी। ठीक है, राजा भूरी सिंह चंबा। भूरी सिंह का बेटा कौन था? इसके बाद कौन बना था राजा? टिक्का राम सिंह। हाँ, टिक्का राम सिंह, जिसकी एजुकेशन कहाँ हुई थी ये बताया था मैंने। लाहौर में शायद। लाहौर में। ठीक है, वेरी गुड। और 1914 से 18 वाला जो पहला विश्व युद्ध था उसमें भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था राजा भूरी सिंह ने। और दूसरे दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, उसमें इन्होंने हिस्सा भी लिया था। रानी के लिए वो ले गया था, क्वीन के लिए चंबा रुमाल पेंट किए थे। ठीक है, राजा भूरी सिंह बहुत खतरनाक आदमी थे। नेक्स्ट है यमुना रिवर forms the boundary of Himachal Pradesh with which Indian state? उत्तराखंड। अब देखिए यमुना रिवर जो है ना बाउंड्री बनाती है हिमाचल प्रदेश की, तो उत्तराखंड से भी बनाती है, तो हरियाणा से भी तो बनाती है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है फिर? ये क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है ना। हाँ जी। अच्छा।
सीमा जी क्या जाएगी एक दो दिन में, तो आज हुआ पेपर, देखते हैं अगर आती है 2-3 दिन में तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या किया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड? आईआईटी कहाँ है? मंडी मंडी कमांड। आईआईटी मंडी में है। कब बना था आईआईटी? इन विच ईयर? 2009। हाँ 2009 में। देखिए मैं आपको बता दूं, 2009 में बहुत सारी चीजें बनी थी हिमाचल में, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा में जो बनी है धर्मशाला में, वो बनी थी 2009 में। आईआईटी मंडी बना था 2009 में। निफ्ट कांगड़ा बना था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट, ठीक है, वो कांगड़ा में बना था, वो भी 2009 में। ये जो अटल नेर चौक में वो है, क्या नाम है ना, एक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, वो भी 2009 में, ठीक है। आईआईएम सिरमौर में, ठीक है, आईआईएम धौला कुआं, सीमा जी सुना होगा आपने धौला कुआं? यस सर। हाँ सिरमौर में आईआईएम, वो भी 2009 में। तो ये जो 2009 में एक तरह से एजुकेशन के बड़े बड़े संस्थान बने थे हिमाचल में, आईआईटी, आईआईएम, ठीक है, मेडिकल कॉलेज नेरचौक का, फिर आपका निफ्ट कांगड़ा में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा में, ये सारे ही इकट्ठे ही 2009 में बने थे, ठीक है। और 2009 में गवर्नमेंट किसकी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्होंने बनाए थे ये थी 2009 में वही थे हमारे, क्या नाम है, मनमोहन सिंह जी, ठीक है, जिनकी अभी मृत्यु हुई थी पीछे जैसे। अब वो ये सीमा जी मृत्यु उनकी एक बार पता नहीं है अफवाह उड़ गई थी और सीमा जी बोलते कि मर गए ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, वो ऐसे ही है, वही है निफ्ट वाला ही, ठीक है। तो निफ्ट का है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा, ठीक है। हाँ तो ये जो मैंने बताया अभी, ये आपने याद रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, when was the Himachal Pradesh formed as a union territory? यूनियन टेरिटरी कब बना था हिमाचल? यूटी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1953। हाँ जी 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956, ठीक है। तो ये तो पहली ऑप्शन है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था और उसी टाइम हिमाचल को यूटी बना दिया गया। पहले पार्टी सी स्टेट थी, ठीक है। 15 अगस्त 1948 तो नहीं है, 15 अप्रैल 1948 को बना था वो चीफ मिनिस्टर प्रोविंस। 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पहले कुलपति कौन थे? ये क्वेश्चन आता है बार बार ऐसे ही। अरे तो एचपीयू के लिए है, तब पूछा है इन्होंने। वैसे क्या नाम है इनका? प्रोफेसर आर के सिंह, रामकरण सिंह इनका नाम। और ये 1971 में जब बनी थी यूनिवर्सिटी, सॉरी 1971 में नहीं बनी है यूनिवर्सिटी, किरण जी पता है कब बनी है? आपकी यूनिवर्सिटी बनी थी 22 जुलाई 1970, ठीक है, ये नोट कर लेना। 22 जुलाई 1970 को एचपी यूनिवर्सिटी बनी थी, ठीक है, 22 जुलाई 1970 को बन गई थी। और पहले वाइस चांसलर थे यहाँ के डॉक्टर रामकरण सिंह, प्रोफेसर रामकरण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और भी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, वो कब बनी थी और उससे पहले भी कौन थे? जल्दी से बताएंगे ये कांगड़ा में। 1985 में। 1985 में? 1985 में नहीं बनी थी, 1985 में तो हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी थी वो 85 में। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो 78 में बनी थी, 1978 में, 1978, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल, ठीक है,
वो भी 1978 में बना था। सैनिक स्कूल भी 1978 में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी 78 में, और तीसरी बात और बता दूं, जो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल पपरोला बैजनाथ, वो भी 1978 में। और ये तीनों ही किसके टाइम पे बने थे? तो ये बने थे उस समय पे हमारे चीफ मिनिस्टर थे शांता कुमार। शांता कुमार पालमपुर से ही है। उन्होंने पालमपुर, सुजानपुर और ये बैजनाथ में 3 बड़े इंस्टीट्यूशन खोले थे। और इसके अलावा केवी पालमपुर में, आलमपुर में, ठीक है, और ये नजदीक ही एक और था। 3-4 केवी भी खोले थे, मतलब इन्होंने अपने 1.5 साल के टेन्योर में, ठीक है। तो देखिए, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर इन्होंने काफी अच्छा काम किया था। और शांता कुमार जी के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे इतना, ठीक है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है हिमाचल की। चलिए, बाकी कवि बहुत अच्छे है ये, है ना, आपको पता होगा। कितनी एज है शांता कुमार जी की? आई थिंक 90 के आसपास होने वाले हैं ये, 87, 88 के, बट बहुत एक्टिव है। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, मैं पूछ रहा था कुछ आपसे, वीसी कौन थे एचपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर? डॉक्टर हेतराम कालिया, एचआर कालिया, बताया था मैंने ये, ठीक है। एचपी यूनिवर्सिटी के भी याद रखिए, आर के सिंह, और वो एचआर कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ कालिया याद है किसी को? सौरभ कालिया, हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा भी याद ही होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो कैप्टन विक्रम बत्रा भी वहीं के थे और सौरभ कालिया भी वहीं के थे। सौरभ वन विहार बना हुआ है पालमपुर में उनके नाम से। कैप्टन विक्रम बत्रा वो भी पालमपुर से थे। तो आप याद रख सकते हैं कालिया के कालिया नाम से, कालिया वो ही है। और इनके एचआर कालिया, हेतराम कालिया, ये हमारे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, जल्दी से बताइए। न्यूयॉर्क। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? विद डेट, मंथ एंड ईयर? 24 अक्टूबर 1945। अच्छा, यूएन वर्ल्ड जो है वो किसने कॉइन किया था? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड किसने दिया था ये वर्ड? ठीक है। तो मैंने कल भी, मतलब 3-4 दिन पहले भी डिस्कस किया था, पहले भी किया था। प्राइम यूएस के प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे जिस टाइम ये बना था यूनाइटेड नेशन? मेरे बाबू उनको कल भी क्या क्या रोज रोज क्या वैसे तो उस टाइम पे मर गए। हाँ जी, तो आपने भेजना ये भी हमारा फ्रैंकलिन। हाँ, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो 2 से ज्यादा बार बने हैं, 4 बार बने थे, चौथी बार उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने ही यूएन वर्ड की कॉइन किया है। यूएन वर्ड उनके द्वारा दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब उनको मैंने बोला था आपको कि उन्होंने क्या किया था कि वैसे तो 2 बार ही बनते थे प्रेसिडेंट, मगर उनके बाद उन्होंने तो 4 बार कर लिया, ठीक है, बट उसके बाद फिर अमेंडमेंट कर दी थी 1950s में। 22वां संविधान संशोधन किया था उन्होंने अपने संविधान में, अमेरिकन ने, ठीक है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट याद रखना, वैसे तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1971 में प्रेसिडेंट कौन थे यूएस के? ये भी मैंने बताया था, शायद आपको किया था डिस्कस। 1971 में जब इंदिरा गांधी थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, उस समय आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि उस समय कौन थे प्रेसिडेंट यूएस के? ठीक है, याद रखना है ये भी। 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे? रिचर्ड निक्सन, नाम सुना होगा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आपने, नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। क्यों दिए जाते हैं ये पता नहीं, थोड़े दिन पहले तो डिस्कस किया था हमने ना। यस सर। हाँ, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी और उन्होंने बोला था कि जिस दिन मैं मरूंगा उसी दिन ये प्राइज अवार्ड करने हैं आपने, ठीक है। और उन्हीं के पैसे से उन्होंने ट्रस्ट बनाया था और उन्होंने कहा था उसी के इंटरेस्ट से वो आज भी प्राइज दिए जाते हैं। उसके जो भी ट्रस्ट के पैसे हैं उसका इंटरेस्ट होता है वो जो उसमें दिया जाता है,
हाँ पढ़ ली थी अभी। नेक्स्ट, बहुत बड़ा ट्रस्ट है ये वर्ल्ड का। विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? डायरेक्ट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस। बेंगलुरु। बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं इंडिया की। मैंने फोन लगाया चार्ज आईटी सिटी, सिलिकॉन वैली, ठीक है, बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर? इंटरनेशनल बॉर्डर किसका नहीं होगा? हरियाणा। हरियाणा का। सिक्किम का चाइना के साथ, असम का बांग्लादेश के साथ, पंजाब का पाकिस्तान के साथ, हरियाणा का कोई बॉर्डर नहीं है इंटरनेशनल। Which is the highest civilian award in India? भारत रत्न। भारत रत्न। भारत रत्न सबसे पहली बार किस वर्ष दिया गया था और किन को दिया गया था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। राजीव गांधी को। हाँ जी, देखिए जब पहली बार दिया गया था तो ये 1954 में दिया गया था, ठीक है। इसको आप लिख लेना कहीं अच्छे अक्षरों में, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं। 1954 में दिया गया था, और 1954 में जब भारत रत्न दिया गया था तो 3 लोगों को दिया गया था इंडिया के। 3 लोग कौन थे? तो एक तो थे हमारे सी राजगोपालाचारी, दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे थे डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। तीनों ही साउथ के थे। सीवी रमन जो एक साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, और सी राजगोपालाचारी जो कि पॉलिटिशियन थे, और ये एक वो भी पॉलिटिशियन ही समझ लो आप, क्या नाम था इनका, एजुकेशनिस्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, उस टाइम पे वो उपराष्ट्रपति थे जिस टाइम दिया गया था 1954 में। तो 1954 में 3 आदमियों को दिया गया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि नोबेल प्राइज, सॉरी, भारत रत्न जो है वो पहले किस नॉन इंडियन को, मतलब इंडियन नहीं था, नॉन इंडियन को दिया गया, तो कौन था नॉन इंडियन पहला? खान अब्दुल फारका। खान अब्दुल गफ्फार। हाँ, बिल्कुल सही, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। फ्रंटियर गांधी को दिया गया था सबसे पहली बार, खान अब्दुल गफ्फार। चलिए, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री रहा है जिसको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है? बता सकते हैं आप? मैंने किया था डिस्कस आप। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, बिल्कुल। मोरारजी देसाई जो है उनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। नाम बता सकते हो उस अवार्ड का? हिलाले पाकिस्तान और दूसरा निशाने पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा जो हाईएस्ट है, आई थिंक हिलाले पाकिस्तान है फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा जैसे भारत इंडिया में कौन सा होता है, पद्म विभूषण, वैसे ही उनका है निशाने पाकिस्तान, जो उसको मिला था जिसने गोल्ड मेडल लिया था ओलंपिक में, अभी याद होगा आपको, उसको मिला था निशाने पाकिस्तान। सुना ना नाम उसके साथ, जो गोल्ड मेडल लेके आया था ओलंपिक में, अब उसका नाम तो नहीं याद आ रहा है ना। अशीद अशरम, क्या था नाम उसका, कुछ ऐसा, अरशद वसीम ऐसा था नाम, ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी याद रखना है जो किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, क्योंकि पाकिस्तान न्यूज में बहुत रहा, बहुत चीजें पूछी जा सकती है। और ये भी ध्यान रखना, आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल तक नहीं टिका है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, डेमोक्रेसी तो है वहां पे, पर नाम की है, क्योंकि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री वहां 5 साल नहीं बना है, ठीक है। बनते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, टूट के। अभी जो नवाज शरीफ है वो 9 साल रहे हैं, बट वो 4 बार बने उसमें 9 साल के लिए, बीच बीच गायब हो जाती सरकारें। चलिए, नेक्स्ट है, Which Indian scientist won the Nobel Prize Physics in 1930? 1930 में किसको मिला था नोबेल प्राइज?
ने रमन इफेक्ट भी एक इनकी इन्वेंशन है, रमन इफेक्ट। उसके लिए इनको ये इंडिया में वो मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, क्योंकि उसी दिन हाँ रमन इफेक्ट दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है, क्योंकि इस दिन ये हुआ था। तो 1930 में इनको मिल गया था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अंबिका जी आप बताइए कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला इंडिया को कभी? किस इंडियन को केमिस्ट्री में? फिजिक्स में तो मिला इसको, सीवी रमन को, शायद यही मिला है एक। ठीक है, उसके बाद नहीं मिला किसी को भी। लिटरेचर में भी मिला है, सबसे पहले तो लिटरेचर में मिला था किसी इंडियन को नोबेल प्राइज 1913 में। क्या नाम था उनका? रविंद्रनाथ टैगोर। मेडिसिन में भी मिला है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1968। और इकोनॉमिक्स में तो 2 को मिल गया है, अमृत सेन और अभिजीत बनर्जी को मिल चुका है अभी, उनको 2 बंदों को मिल चुका है। और केमिस्ट्री में नहीं मिला आज तक किसी को भी, जहां तक मुझे पता है कि मिला हुआ है। अगर मिला हुआ है तो बताना मेरे को, ऐसे मिला नहीं है किसी को। और पीस प्राइज भी मिल चुके हैं काफी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी है उसमें से मेन, फिर दलाई लामा है। ऐसे दलाई लामा तो इंडियन नहीं है। ठीक है, और एक और थे, क्या नाम उनका? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा किस देश से है पता है आपको? किस देश से थी वो? नहीं थी, वो थी अल्बानिया से। ठीक है, अल्बानिया आपकी यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, अल्बानिया वहां से थी, पर रही ये मदर टेरेसा इंडियन नहीं। दलाई लामा तिब्बत के हैं, बट ये भी इंडिया में रहते हैं, तो उनको भी मिला था 1989 में मिला था इसको दलाई लामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है इंडिया में? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अन्य आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो इसका टाइम क्यों ले रहे हैं आप? फिर इलेक्शन कमीशन, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे अटॉर्नी जनरल हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे यूपीएससी चेयरपर्सन हो, चाहे कोई भी टॉप पोजीशन हो, कौन करता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करेगा ना, बिल्कुल। प्रेसिडेंट जब भी हमें देखो, बेशक वो जो है वो कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया जाता है, वो एक्चुअल में एक कमेटी बनी होती। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं उसको कई जगह, और कई जगह और भी, मतलब होते तो वही है ना कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं स्पेशली, और जो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा में, उन सभी की कमेटी होती है। ठीक है, कई बार उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं, बट अल्टीमेटली जो शब्द दिलाएगा और जो एक तरह से बोल सकते हैं आप कि वो अपॉइंटमेंट जाएगी, वो तो प्रेसिडेंट की तरफ से जाएगी, क्योंकि he she is the एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। एग्जीक्यूटिव हेड है तो सारे काम एग्जीक्यूशन कौन करेगा? एग्जीक्यूट प्रेसिडेंट। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? स्टीफन हॉकिंग। ये बहुत पूछी जाती है बुक, बहुत पूछी गई है पहले। ठीक है, बहुत पुरानी बुक है ये, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। देखिए इन्होंने ये कॉस्मोलॉजी, आपने पढ़ा है कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स की, है ना, उसके ऊपर। ये ब्रिटेन के थे, ये यूके के थे, स्टीफन हॉकिंग। और आपको पता ही होगा इनकी मृत्यु हुई थी पीछे, जैसे अभी तो नहीं, बड़ा टाइम हो गया। तो ये बहुत ही ज्यादा इनका मतलब 90% हिस्सा पैरालाइज था इनका। देखे आपने ये? बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी इनकी, बहुत ज्यादा पैरालाइज बंदा था पूरा का पूरा। ठीक है,
बट फिर भी इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च के ऊपर काम किया। ठीक है, ब्लैक होल थ्योरी इन्होंने दी थी, बिग बैंग थ्योरी के ऊपर इन्होंने जो है वो थ्योरी मतलब कंट्रोवर्शियल बातें की। उसके बाद कॉस्मोलॉजी में इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है फिजिक्स के ऊपर, स्पेस जो अपनी यूनिवर्स की स्टडी है। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इन्होंने लिखी है स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, कौन है ये? ब्रिटेन के थे साइंटिस्ट। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट वाज नेम्ड। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम रखा गया कौन? एडुसेट। देखो भारत का पहला सैटेलाइट तो आर्यभट्ट था जो 1975 में भेजा गया था, बट इन्होंने पूछा एजुकेशन सैटेलाइट, वो क्या था? एडुसैट या भास्कर? एडुसेट। एडुसैट। वैसे भास्कर नहीं होगा, हाँ एडुसैट ही होगा, जहाँ तक मुझे आइडिया इतना है नहीं वैसे इसका। आर्यभट्ट तो पहला था ना, एजुकेशन सैटेलाइट पूछा इन्होंने तो एडुसैट हो सकता है, पर ये कब गया है कब भेजा है ये मेरे को आइडिया नहीं है इसरो ने। ठीक है, भास्कर भी लग रहा है वैसे तो, चलो देखना पड़ेगा इसका। इंडिया फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट वाज नेम्ड एडुसैट होना चाहिए वैसे, अब भास्कर होगा तो पता नहीं, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व्ड। अब देखो अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आपने ऐसे ये क्वेश्चन अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। 10 दिसंबर को तो नहीं होगा, 10 दिसंबर को तो यूएन ह्यूमन राइट्स डे होता है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, मानवाधिकार दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, इस पे हम नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। 14 नवंबर को डायबिटीज डे। 3 दिसंबर शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अब वैसे मेरे को तो आइडिया है नहीं इसका, मैंने पढ़ा नहीं है ये, पर 3 दिसंबर को ही होगा क्योंकि इस पे एलिमिनेशन हो जाती। 14 को तो है नहीं और 10 और 2 को हो सकता, 3 दिसंबर ही होना चाहिए। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, PWD। ठीक है, मतलब जो अपंग जिनको बोलते हैं ना दिव्यांगजन। ठीक है, दिव्यांगजन इंटरनेशनल डे फॉर। ठीक है, तो ये 3 दिसंबर को एक नया डे मिला है आपको, है ना। हो सकता है क्वेश्चन आगे भी कभी पूछा जाए। तो ये इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर एन एकेडमी अवार्ड दैट इज ऑस्कर, कौन सी थी पहली फिल्म मदर जो इंडिया। नॉमिनेट की गई थी? देखिए की तो सारी है, ठीक है, मगर जो पहली फिल्म थी वो तो मदर इंडिया ही थी जो नॉमिनेट की थी। सलाम बॉम्बे भी नॉमिनेट हुई है, लगान भी हुई है ना, और ये भी हुई है पत्थर पंचाली। ठीक है, पत्थर पंचाली। बट नेक्स्ट, व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? बिहार। कितनी है? 1100 से ऊपर है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की दूसरे नंबर पे है। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है ना कि पॉपुलेशन। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की, वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे। चलिए जी, विच यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द टॉप, ये आपका करंट का क्वेश्चन समझिए। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पोजीशन पे? हाँ जी, बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। IISc बेंगलुरु। ठीक है, IISc बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। देखिए बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है ये, इंडिया में सबसे ज्यादा रिसर्च जो है यही की जाती है CSIR के बाद। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 ही रहता है। ठीक है, NIRF। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU ये भी है रैंकिंग में है, बट नंबर 1 तो यही है। ठीक है, IISc बेंगलोर, ये IIT से भी ऊपर रहता है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट इन इंडिया, ये भी पता है आपको।
गुजरात। गुजरात है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है। Which of the following is the largest river in India by volume of water? ये मैंने कल परसों ही बताया, कल ही शायद। हाँ जी, ब्रह्मपुत्र। हाँ, मेरे को लग रहा था कि आप यहाँ शायद गंगा ना बोल दें कहीं। देखिए मैंने ये आपको कंटेक्स्ट में भी बताया था, जैसे नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की, तो अमेजोन रिवर जो है वो सबसे बड़ी है वॉल्यूम वाइज। हिमाचल की सबसे लंबी नदी सतलुज है, ठीक है, मगर बड़ी कौन है? चिनाब। कि इंडिया की सबसे लंबी गंगा है, मगर बड़ी कौन है? बड़ी है ब्रह्मपुत्र। बड़ी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, पानी के घनत्व के हिसाब से, पानी के आयतन के हिसाब से, जल मात्रा के अनुसार।